हेलो दोस्तों, तो क्या हाल चाल भैया? मौज मस्ती चल रही है कि नहीं? सबसे पहले ये मुझे बता दो, क्योंकि आज हम खूब सारी मौज मस्ती, खूब सारी एनर्जी के साथ पढ़ने वाले हैं अपना नेक्स्ट चैप्टर, फ्रॉम ट्रेड टू टेरिटरी। भरोसा रखो, आज की ये हिस्ट्री की क्लास तुम्हारी लाइफ की वन ऑफ द बेस्ट हिस्ट्री की क्लास होने वाली है। और ये वीडियो भी तुम्हारे लिए सिंगल वन शॉट रहेगा। इसके बाद कोई और वीडियो देखने की तुमको जरूरत नहीं पड़ेगी, ये तुम्हारे आदि भैया का प्रॉमिस है। और चलो भैया, क्लास शुरू करते हैं। खूब सारी कहानियां होंगी, एक एक टॉपिक को चुन चुन के क्लियर कर दूंगा। टेंशन नहीं लेने का, एक प्रॉमिस करो। प्रॉमिस क्या, एक फटाफट एक काम करो, जाओ एक कॉपी और एक पेन लेके बैठ जाओ भैया। आदि भैया के साथ एक कॉपी पेन लेके बैठ जाओ। आज की क्लास, ये वीडियो जब खत्म होगी भैया, तुम पूरा चैप्टर एकदम क्लियर करके बैठे होगे, ये मेरा प्रॉमिस है। चलो भैया, बातें बहुत हो गई, तो शुरू करें। चैप्टर का नाम है फ्रॉम ट्रेड टू टेरिटरी। चैप्टर ये आपका सेकंड है। क्या है कहानी इस चैप्टर की? इस चैप्टर की कहानी ये है, कैसे जो ईस्ट इंडिया कंपनी, एक कंपनी जो इंडिया में बिजनेस करने आई थी, वो भैया रूलर बनी कैसे। बड़ी मजेदार कहानी है, बड़ी मजेदार कहानी है। शुरू करें। टॉपिक्स ये हैं दोस्तों, बट टॉपिक्स की चर्चा नहीं, टॉपिक्स में सीधे घुस जाते हैं। शुरुआत करते हैं 1707 से। अब दोस्तों, कॉपी पेन लेके बैठना, जैसे जैसे जो जो बोलूं उतना उतना नोट करते जाना, हेडिंग नोट करते जाना, बस सब क्लियर होगा। और आदि भैया की कहानियों पे पूरा ध्यान देना। कहानी क्या है? 1707 की बात है। कब की? 1707। इस साल एक बड़ी चेंज होता है। चेंज ये होता है कि औरंगजेब की डेथ हो जाती है। औरंगजेब वो राजा था इस समय जो मुगल डायनेस्टी का लास्ट पावरफुल रूलर माना जाता था। मतलब इसके बाद कोई मुगल डायनेस्टी में पावरफुल रूलर नहीं आया। औरंगजेब के डेथ के बाद एक बड़ा बदलाव हुआ। क्या हुआ भैया? औरंगजेब ने अपने नीचे जो छोटे छोटे जमींदार अलॉट करे थे, यहां नवाब बंगाल में किसी को रख दिया, कहीं पे किसी को रख दिया। अब ये सब पावरफुल होने शुरू हुए। क्या लिखा है भैया? औरंगजेब लास्ट पावरफुल रूलर था, और 1707 में उसकी डेथ के बाद कई मुगल गवर्नर जिन्हें सूबादार कहा जाता था, और कई बड़े बड़े जमींदार, वो लोग जिनके पास बहुत सारी जमीन थी, क्या थी? बहुत सारी जमीन थी, वो सब रीजनल किंगडम बनाने लगे हैं भैया। रीजनल किंगडम का होवे, अरे ऐसे समझो, मानो मैं क्या हूं, मानो मैं एक छोटे से शहर गाजियाबाद, नोएडा या कहीं का भी जमींदार हूं, मुगल सरकार के अंडर हूं। अब औरंगजेब तो मर गया, अब मैं क्या सोचूंगा? मैं ही पावरफुल हूं, अब मैं इस पे रूल करता हूं भैया, मैं क्यों किसी और को आने दूं? ये मेरा टेरिटरी, आज से मैं ही यहां का रूलर। सब ऐसे सोचने लगे। तो उससे क्या हुआ? उससे एक बड़ी चीज हुई। उससे भैया जो हमारा दिल्ली था, क्या दिल्ली था, अब वो क्या नहीं रहा? पावरफुल नहीं रहा भैया। दिल्ली पावरफुल नहीं रहा तो उससे क्या? अरे हमको क्या? एक जरूरी बात सुनो, अगर दिल्ली पावरफुल नहीं है तो कोई तो पावरफुल होगा, कोई तो पावरफुल होगा। पावर की खाली जगह बनी, और यहीं से शुरुआत होगी हमारी आज की कहानी की। अब देखो, ईस्ट इंडिया कंपनी कम्स टू ईस्ट। सबसे पहला दोस्तों, क्या आपको पता है कौन आया था इंडिया में? सबसे पहले कौन आया था? सबसे पहले आया था वास्को ड गामा। कब आया था? 1498 में। ट्रैवलर थे, घूमने निकले थे और सटीक जगह पहुंचे। इन्हें पता था गोवा में हो रही होगी शानदार पार्टी, तो ये पहुंचे कहां? गोवा, जहां जाना हम सबका, आपका, मेरा, सबका सपना है, लेकिन इसने पूरा कर लिया सबसे पहले। वास्को ड गामा जा पहुंचा और उसने एक्सप्लोर कर दिया कि अरे बाप रे बाप, ले बेटे, इंडिया तो बहुत बढ़िया है, यहां तो बहुत बढ़िया है भैया, जो हमें चाहिए यहां सब कुछ है। हमको कॉटन चाहिए है, सिल्क चाहिए है, मसाले चाहिए है, सब कुछ चाहिए जो मिलता है, सब कुछ यहां है, सस्ते दामों में। अरे बड़ा सस्ता है, यहां से खरीदो वहां बेचो, मजा आ गया। तो भैया ऐसे शुरू हो गया। फिर कौन आ गए? फिर कुछ डच लोग भी आ गए। फिर कौन आ गए? डच तो आए, फ्रेंच भी आ गए, और फाइनली अब हमारी पहुंची ईस्ट इंडिया कंपनी। कौन पहुंची? कौन पहुंचा? ईस्ट इंडिया कंपनी बेटा। कौन था? इंग्लैंड की एक कंपनी थी, इंग्लैंड की, जो उस समय ब्रिटेन था, उसकी एक कंपनी थी। ये जब आए 1600 में, कब आए भैया? क्लियर रखना, कहानी सुनते जाओ। 1600 में जब ये आए, इन्होंने देखा अरे बहुत मारा मारी है भैया, बहुत कंपटीशन है, इधर डच है, इधर फ्रेंच है, इधर पोर्चुगीज तो कब से है भैया, इनसे कैसे लड़ेंगे? और लड़ना क्यों है? समझो, ये जो ट्रेडिंग करते थे उसको कहते हैं मर्केंटाइल ट्रेडिंग करते थे।
मतलब क्या होता है इसका मर्केंटाइल का? भैया जहां सस्ता मिले वहां से खरीदो, जहां महंगा बिके वहां बेचो। क्या? सस्ता जहां से मिले वहां से खरीदो, जहां महंगा मिले बेचो। तो ये सब मर्केंटाइल ट्रेडिंग करते थे। कौन? सब पोर्चुगीज, फ्रेंच। तो भैया लड़ाई आखिर थी किसकी? प्रॉफिट की। कौन ज्यादा प्रॉफिट बनाएगा? तो भैया ईस्ट इंडिया कंपनी ने क्या कहा? वो पहुंचे अपनी रानी के पास, रानी से बोला, अरे रानी जी बहुत कंपटीशन है इंडिया में। क्या? बहुत कंपटीशन है, चलो बाकियों से तो लड़ लेंगे, पर आप प्लीज ब्रिटेन से किसी और को मत भेजना। क्या बोला? ब्रिटेन से किसी और को मत भेजना। रानी ने कहा ठीक है भैया, तुम इतने प्यार से कहते हो तो चलो मैं तुम्हें क्या देती हूं, एक रिटन परमिशन देती हूं, जिसे कहते हैं चार्टर। क्या बेटा? चार्टर। चार्टर मतलब रिटन में रानी ने परमिशन दे दी कि अब यहां से इंग्लैंड से कभी कोई नहीं आएगा, तुम सोल ईस्ट, ईस्ट मतलब इंडिया और सब कॉन्टिनेंट, है ना? तो इंडिया सब कॉन्टिनेंट मतलब इंडिया और आसपास के जो कंट्रीज हैं वो सब लिख लो। इसको कहते हैं ईस्ट। ये हमारा ईस्ट है, हम ईस्ट में है ना? और यूएस वगैरह कहां? वेस्ट में है। तो आप मैप पे देखोगे तो वहां पे समझ में आता है, बट इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। अब सुनो, अब मिल गया कहानी पे आओ वापस। क्या मिला? चार्टर मिल गया। चार्टर मिलते ही एक तरफ की टेंशन तो खत्म, चलो भैया अपने देश से तो अब कोई नहीं आएगा। अब क्या शुरू हुई? आपस में लड़ाइयां। भैया आपस में लड़ाई हुई। अर्ली 17वीं सेंचुरी आने तक डच फ्रेंच भी आ चुके थे कहानी में, और सबको एक ही चीज चाहिए थी भैया, कॉटन, सिल्क, पेपर, क्लोव, कार्डमम, सिनेमम। का मतलब भैया, अरे सिंपल सी बात है बेटा, कॉटन, सिल्क और भतेरे मसाले। कॉटन, सिल्क और मसाले, सबको यही चाहिए। सब इसी में लड़ मर रहे हैं, आपस में झगड़े हो जा रहे हैं। और झगड़ों के बीच में क्या हुआ? टू सिक्योर मार्केट्स, मार्केट, सबको प्रॉफिट बढ़ाना है, सब प्रॉफिट में बढ़ाएंगे तो क्या होगा? लड़ाइयां होंगी। किनके बीच में? इनके बीच में। जो अलग अलग देश से कंपनियां आई हैं उनके बीच में क्या होंगी? लड़ाइयां होंगी। तो फर्स्ट इंग्लिश फैक्ट्री। अब इससे पहले आप लोगों को बात बताऊं, क्लियर करो भैया, बहुत जरूरी चीज है। कौन कौन सी कंपनियां आई? लिखो, मेरे साथ लिखो फटाफट। ईस्ट इंडिया कंपनी, हाँ भैया, एक तो ईस्ट इंडिया कंपनी आई थी। और कौन आया था? हाँ, फ्रेंच भी आए थे भैया। अब हम कंपनी के नाम नहीं लिख रहे, अब हम लिखते हैं फ्रेंच। ठीक है, ये भी आए थे। और कौन आया था भैया? और हाँ, डच, ये भी आए थे। और कौन आया था भैया? सबसे पहले भैया आप उन्हीं को भूल गए जो सबसे पहले आया। हाँ, याद आ गया, पोर्चुगीज। कौन बेटा? पोर्चुगीज। अब ये भी आए थे। अब हुआ क्या? अब इन चारों की आपस में क्या मैटर हुआ, इसको मैं आपको आज समझाना चाहता हूं कि चारों की लड़ाई में आखिर कौन जीता कौन हारा। मसालेदार बात तो यही है भैया, है ना? अब देखो, ईस्ट इंडिया कंपनी फॉर नाउ ये हमारे लिए मेन कैरेक्टर है, अभी हम इसको पकड़ के चलेंगे। फ्रेंच, डच, पोर्चुगीज बहुत पहले से रह रहे हैं, पोर्चुगीज को हराना आसान नहीं है। लेकिन डच और ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच में क्या हुई भैया? एक तो डील हो गई। क्या डील हो गई? डील हो गई भैया कि थोड़ा बहुत सामान तुम ले जाओ, थोड़ा हम ले जाएंगे, तुमसे हमें झगड़ा नहीं करना। ठीक है, डच से इन्हें झगड़ा नहीं करना, इन्होंने नहीं करा, चलो एक निपट गया। तो अब क्या कह सकते हैं, इधर से डच के पंगे खत्म। अब क्या हुआ भैया? अब आए पोर्चुगीज। इनसे कैसे लड़ाई की जाए, ये तो बहुत खतरनाक है भैया। पोर्चुगीज पहले से रह रहे हैं, तो इनका और इनका तो बहुत ही बढ़िया चीज हुई। इनके तो आपस में ससुराल हो गए भैया। यहां की रानी पहुंची पोर्चुगीज, है ना? मतलब आपस में शादी हो गई तो क्या बन गए? रिलेशन बन गए। और जैसे ही रिलेशंस बने तो लड़ाई खत्म। भैया अब तो ससुराल है भैया, अपना ससुराल है, तो रिलेशंस खत्म, यहां से भी गया। अब बचा फ्रेंच, और भैया इन्हीं दोनों के बीच में हुई तगड़ी लड़ाई। क्या? तगड़ी लड़ाई। और इसी तगड़ी लड़ाइयों को दोस्तों हमने नाम दिया क्या? एंग्लो फ्रेंच वॉर। यानी कि एक तरफ थी ब्रिटेन, एक तरफ थी फ्रांस, इनके बीच में लड़ाई हुई, एंग्लो फ्रेंच वॉर्स, है ना? तो ये हम इस चैप्टर का पार्ट नहीं है, ये मैंने तुम्हें केवल बताया है ताकि कहानी जितनी मजेदार अभी चल रही है एंड तक इतनी मजेदार चलती रहे।
भैया क्या है, एंग्लो फ्रेंच वॉर है। एक बार पूरा रिवाइज करा दूं, ईस्ट इंडिया कंपनी है, एक तरफ फ्रेंच है, डच है, पोर्चुगीज है। डच से भैया संधि कर ली, डील कर ली, आधा हम ले जाएंगे, आधा थोड़ा बहुत तुम ले जाना, ठीक है, खत्म। उधर पोर्चुगीज में तो भैया रिश्ता हो गया, ससुराल हो गई, छोड़ो। बचे फ्रेंच, फ्रेंच से हुई खूब धुआंधार लड़ाई, एंग्लो फ्रेंच वॉर्स हुई, और फाइनली कौन जीता? कौन जीता बेटा, ये भी ध्यान रखना, ये बहुत जरूरी है कि जीता कौन। ये जीत गए, ईस्ट इंडिया कंपनी जीत गई। अब जब ये जीत गई, अब देखो आगे क्या होता है। अब होता ये है, कंपनी तो जीत गई है, कंपनी पॉपुलर भी खूब हो रही है, बढ़िया बिजनेस भी चल रहा है, बिजनेस चल रहा है। अब कंपनी यहां पे थी, कहां? नीचे गोवा की साइड। यहां से उसने बोला कि अब चलते हैं इंडिया के सेंटर में, हुगली रिवर। कहां भैया? हुगली रिवर, बंगाल में। बंगाल में जो हुगली रिवर है, सीधे वहां जाके इन्होंने अपनी फर्स्ट फैक्ट्री बना डाली। क्या बनाई? फर्स्ट फैक्ट्री बना डाली ऑन द बैंक्स ऑफ रिवर हुगली। अब यहां तक सब ठीक चल रहा था, फिर क्या हुआ भैया? देख बेटा, यहां तक सब ठीक था, कंपनी ने परसुएड करा, कंपनी ने अपनी फैक्ट्री खोली। उन्होंने कहा आसपास के जो बिजनेसमैन हैं, बिजनेसमैन, मर्चेंट्स, ट्रेडर्स, कि आप भी आओ भैया, आप भी आइए, हमारे साथ सेटल हो जाइए हमारे आसपास, यहां पे सब पूरा बिजनेस का इंडस्ट्री बना देंगे सब मिलके। उन्होंने ऐसा बोला, चलो यहां तक भी बात ठीक है। अब क्या हुआ? अब क्या हुआ ऐसा कि कहानी पलट गई भैया, यहां कहानी पलट गई। 19 देखो भैया, 96 तक सब ठीक चल रहा था, लेकिन 1996 में इन्होंने एक ऐसी नीच हरकत करी कि यहां से मामला गड़बड़ हो गया। इन्होंने अपना किला बनाना शुरू कर दिया रे। अब जो बंगाल के नवाब थे, कौन थे उस समय, है ना, कौन थे? तो मुर्शीद कुली खान, ये अब आप पढ़ोगे, ठीक है, मुर्शीद कुली खान, अलीवर्दी खान। फिलहाल के लिए आप मान लो मुर्शीद कुली खान जी जो है वहां के नवाब हैं, और वहां के नवाब हैं। अभी तक कहानी में 1707 नहीं आया, अभी औरंगजेब की डेथ नहीं हुई है, उससे पहले की है, तो वो चुप है, कुछ नहीं कह रहे, क्योंकि वो है तो मुगल के अंडर में। जब औरंगजेब कुछ नहीं कह रहा तो हम क्या कहें, तो कोई बात नहीं। लेकिन उन्हें अब गुस्सा बहुत आ रही है। क्या गुस्सा आ रही है भैया? इन्होंने अपना किला काय बनाना शुरू कर दिया, बिजनेस करने आए थे, किला बना रहे हैं। किला तो राजा बनाता है ना। तो इन्हें बहुत बुरा लगा, इनको बहुत बुरा लगा। 2 years later द कंपनी गेन्ड जमींदारी राइट्स ओवर 3 विलेज। 2 साल बाद, कब? 96 के 2 साल बाद 98 में क्या करा कंपनी ने? घूसखोरी, घूस दे दे के 3 जमींदारी का खरीद ली, 3 गांव की। क्या करा? 3 गांव की जमींदारी खरीद ली। भैया इसको समझाओ जरा, क्या है ये जमींदारी? देख समझ, होता क्या था पहले मुगल के टाइम पे, कि अगर कोई जमींदार भाई अपना टैक्स नहीं पे कर पा रहा तो उसकी जमीन छिन जाएगी। अब जमीन छिन गई तो कहीं तो जाएगी, तो वो कोई भी खरीद सकता था, जो खूब पैसा दे दे, घूस दे दे, सब मिल जाती। अब ये बेचारे ईस्ट इंडिया कंपनी वाले इंग्लैंड से पैसा ला रहे हैं, यहां दे रहे हैं, इंग्लैंड से पैसा लाके यहां दे रहे हैं, यहां से सामान ले जा रहे हैं। अरे बहुत मेहनत करनी पड़ रही है, क्या बहुत मेहनत करनी पड़ रही है। इन्होंने सोचा अगर हम ये जमींदारी खरीद के देखते हैं क्या मिलेगा। जमींदारी खरीद ली, जब खरीदी तो टैक्स आया लोगों का। अरे बाप रे, इनके मुंह में लग गया खून। इन्होंने कहा भाई तेरी की, यहां तो साला बैठे बैठे पैसा आ रहा है। क्या बैठे बैठे पैसा आ रहा है? ऐसी सोचा होगा कि वहां पे हम इतना पैसा लेके आ रहा था, अब तो हमको बैठे बैठे पैसा मिल रहा है। दिस इज सो कूल, लेट्स डू इट मोर। और गांव खरीदेगा, और गांव खरीदेगा, वो ये बोलने लगे। और गड़बड़ ये हो गई, इन 3 गांव जो उन्होंने खरीदे उसमें एक गांव ऐसा उनके हत्थे लग गया जो भैया सोने की खदान था, है ना। यहां पे लिखा भी होगा, अच्छा नहीं लिखा, कोई नहीं। तो कलिकत, कलिकत नाम से गांव था, जो आज के टाइम पे क्या बना है बताइए कमेंट करके। बहुत खूब, कलकत्ता, कैलकटा, कितना बड़ा शहर। वो गांव था उस समय, उनके हाथ लग गया, अबे ये तो सोने की खदान है, ये तो एकदम बढ़िया शहर है पूरा बसाने के लिए। तो यहां तक सब ठीक था, लेकिन इससे दिक्कत होने लगी किनको? मैंने आपको बताया था, पहले से दिक्कत शुरू हो गई थी। जो उस समय बंगाल का हेड था, जो बंगाल के नवाब थे मुर्शीद कुली खान जी, उनको बड़ी दिक्कत हो रही थी। लेकिन क्योंकि वो मुगल एम्परर के अंडर में थे, कुछ बोल नहीं रहे थे। अब क्या हुआ, अर्ली 1700s आया, ईस्ट इंडिया कंपनी ने प्रॉब्लम शुरू कर दी नवाब के साथ। नवाब और उनके बीच में झगड़े शुरू हुए। क्या हुए? झगड़े शुरू हो गए। अब जब ये झगड़े हुए तो सबसे पहले थे मुर्शीद कुली खान, चुप रहे।
मतलब लड़ाई हुई, नेगोशिएशंस हुए, इधर उधर नोक झोंक हुई, पर कोई मारपीट नहीं हुई, हाथापाई, मतलब अभी वार्म अप हो रहा है, कोई भी हाथ नहीं छोड़ रहा है, हाथ नहीं छोड़ रहा है। फिर आए कौन? अली वर्दी खान। तो मुर्शीद कुली खान आए, कुछ नहीं बोले। अली वर्दी खान आए, कुछ नहीं बोले। फिर कौन आए? सिराजुद्दौला। ये तब आए जब वहां पे औरंगजेब की हो गई थी डेथ। कौन आया? सिराजुद्दौला। भैया इस आदमी में बहुत गर्म खून था। क्या था इसमें? बड़ा गर्म खून था, बड़ा यंग राजा था। इसने कहा कि मैं तो किसी की नहीं सुनूंगा, चाहे जो हो जाए। और जो मेरे से पहले आए थे वो एकदम लल्लू थे। कौन थे? लल्लू। चुप रहे, मैं नहीं रहूंगा, मैं नहीं रहूंगा, चाहे जो हो जाए। तो ये क्या करेगा? ये मतभेद कर देगा, लड़ाई कर लेगा। तो ये जो नवाब थे, इन्होंने जो स्पेशली सिराजुद्दौला जब आया, इसने तो कहा कि मैं इनको घंटा स्पेशल राइट नहीं दूंगा। मुगल ने क्या बोला था? मुगल ने बोला था इनसे टैक्स मत लेना, है ना। औरंगजेब ने बोला था इनसे, नहीं बेचारे अंग्रेज हैं, गोरे हैं, बाहर से आए हैं, मेहनत कर रहे हैं, कमाने दो थोड़ा इनको, क्या तुम टैक्स वैक्स लोगे? नवाब साहब ने बोला काय नहीं लेंगे, काय नहीं लेंगे, लेंगे टैक्स, रोक के दिखाओ। अब औरंगजेब तो चल बसा, पर टैक्स लेने लगे। इन्होंने तो कहा था ड्यूटी फ्री। अब भाई अंग्रेज तो बिना टैक्स के बिजनेस कर रहे थे मस्ती से, अब टैक्स आ गया। ये सुन के भैया दिमाग उनका भन्ना आ गया। किनका? अंग्रेजों का। उन्होंने कहा कि ये बिल्कुल जो डिमांड आप कर रहे हैं बिल्कुल गलत है। भैया अगर बिजनेस आप चाहते हैं हम करें तो आप पहले हमारा टैक्स हटाइए, और हमको तो और गांव खरीदने बे, हमको और गांव खरीदवाओ। वो आपस में लड़ रहे हैं, वो कह रहे हैं हमें और गांव खरीदने हैं, हमें और बड़ा फोर्ट बनाना है। ये कह रहा है कि तुम, पहली बात तो तुम्हें जो 3 गांव मिले हैं वही गलत मिल गए। तो भैया खूब लड़ाई, अब बहुत तेजी पे थी। दे सेड द कंपनी वाज नॉट पेइंग टैक्स। अब भैया राजा कह रहे हैं कि कंपनी ना हमें टैक्स दे रही है और ना हमें रिस्पेक्ट दे रही है। कंपनी कह रही है कि जो नवाब है भैया वो बिल्कुल गलत बात कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? गलत बात कर रहे हैं। वो चाहते हैं कि वो हमारा ट्रेड ही रोक डालें। तो वो तो और विलेज खरीदना चाहते हैं, और बड़े बड़े फोर्ट बनाना चाहते हैं। और इसी नोक झोंक में हुई दोस्तों इसकी पहली लड़ाई, अंग्रेजों की पहली लड़ाई। क्या? बैटल ऑफ प्लासी। अब आप जीवन में कभी बैटल ऑफ प्लासी को मत भूल जाना, क्योंकि बैटल ऑफ प्लासी वो लड़ाई थी जहां पे अंग्रेज पहली बार ट्रेडर होने के बावजूद भी क्या हुए? लड़ाई में उतरे। अब कैसे उतरे, आइए इसकी कहानी को और बेहतर तरीके से जानते हैं। बैटल ऑफ प्लासी। तो देखो ये फोटो अब यहां दिखाता हूं मैं आपको। कहानी आपको कार्टून से दिखाई जाएगी, टेंशन मत लीजिए, पूरे हमारे पास क्वालिटी का मटेरियल है। देखिए दोस्तों, तो होता क्या है कि इधर हमारे राजा साहब हैं। कौन है ये? सिराजुद्दौला साहब हैं। ये सिराजुद्दौला, यहां पे इनका एक छोटा सा जो काम करते हैं, खबरी होते हैं, वो आते हैं, कहते हैं नवाब साहब ब्रिटिशर्स जो है गो डाउन बना रहे हैं। क्या बना रहे हैं? गो डाउन बना रहे हैं हमारी टेरिटरी में। अब ये सुनता है, कहता है आई मस्ट स्टॉप देम, मुझे उन्हें रोकना होगा, ऐसे तो नहीं चल पाएगा। इसने कहा उनको मैसेंजर, जाओ खबरी, उनको एक मैसेज भेजो कि अपना तुरंत के तुरंत इसको बनाना रोक दे, अगर नहीं रोका तो जंग होगी। क्या होगा? जंग होगी। इसने कहा ये जी मास्टर। चला गया। कहां पहुंचा? मैसेंजर जो है वो कहां पहुंचे? रॉबर्ट क्लाइव के पास। रॉबर्ट क्लाइव जो उस समय वहां पे हेड थे, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए हेड थे। इन्होंने कहा सर एक मैसेज आया है बंगाल के नवाब की तरफ से। यस, पढ़ के सुनाइए। इसने कहा, बंगाल के नवाब ने कहा है आप तुरंत तुरंत ये काम रोक दीजिए, नहीं तो क्या होगा? लड़ाई हो जाएगी। बोला अच्छा लड़ाई हो जाएगी, हम भी देख ले बेटा, हम नवाब से ऊपर हैं। कौन है? हम नवाब से ऊपर हैं, जिसको लड़ना है लड़ ले हमसे, हम किसी से नहीं डरते। ब्रिटिश खुन्नस में बैठे थे, उनको टैक्स देना पड़ रहा था, वो वैसे गुस्से में थे, उनसे टैक्स मांग रहे थे। यार अभी तक वो बिना टैक्स के काम कर रहे थे। उन्होंने कहा हम सुपीरियर हैं, अब लड़ लेंगे, अब बहुत हो गया भैया, बहुत हो गया। होता क्या है, इधर सिराजुद्दौला को जब ये बेइज्जती पता चलती है, उसने अपनी पूरी आर्मी खड़ी कर ली। वो जा पहुंचा इनकी पहली फैक्ट्री में। कहां? पहली फैक्ट्री में। और उसने क्या करा? सबसे पहले इनकी पहली फैक्ट्री को बंद कर दिया, ताला लगा दिया, जितने लोग थे उनको कैद कर लिया, और यहां खत्म हो गया। फिर वो कहां पहुंचा? उसने कहा कि भैया अब मैं जा रहा हूं, कहां पे? तुम्हारे कलकत्ता वाले फोर्ट में, और अगर वहां अटैक कर दिया, अभी भी मौका है, अभी भी मौका है, मान जाओ, रुक जाओ, कह रहा हूं। इसने कई बार ट्राई करा सिराजुद्दौला नेगोशिएशंस का, हर बार नेगोशिएशंस फेल हुए। इसने कहा अब हो जाए। बैटल प्लासी एक जगह है दोस्तों, प्लासी क्या है? एक जगह है जहां पे लड़ाई का जो फिर जगह है वो फाइनल हुई कि भैया प्लासी में लड़ाई होगी, ये जगह फाइनल हो गई। अब प्लासी सब पहुंचने लगी, लेकिन एक धोखा हो गया। क्या हुआ? इंटरेस्टिंग, देखो कहानी कितनी है।
मीर जाफर, यहां पे एक नया कैरेक्टर आता है। सिराजुद्दौला का सबसे पॉपुलर कमांडर मीर जाफर, और मीर जाफर लोगों के बीच में बड़ा पॉपुलर भी था, मतलब प्रॉपर कंटेंडर था कि भैया ये भी बंगाल का नवाब बनना चाहता था। रॉबर्ट क्लाइव इधर से पहुंचते हैं और उसको मैनिपुलेट करते हैं, उसको मौका देते हैं कि अबे सुनो बे, अगर तुमने हमारी मदद कर दी कल की लड़ाई में तो हम तुमको बंगाल का नवाब बना देंगे, लेट्स गो वूहू। उसने कहा सच्ची? उन्होंने कहा यस बना देंगे। तो उसने कहा चलो ठीक है, और वो मान गया। इतने बड़े धोखे के लिए सिराजुद्दौला मान गया। अगले दिन क्या होगा? एक तरफ सिराजुद्दौला की पूरी आर्मी खड़ी है, उसके पीछे मीर जाफर खड़ा है, कमांडर है। दूसरी तरफ रॉबर्ट क्लाइव खड़ा है, जिसको मद्रास से, भैया मद्रास से क्या बुलाए गए हैं भैया? सोल्जर्स बुलाए गए हैं लड़ाई के लिए। सोल्जर डिप्लॉय कर दिए गए हैं कि लड़ाई होगी तो भी जीत जाएंगे। इधर से सिराजुद्दौला ने बोला आक्रमण, लड़ाई करो। सिराजुद्दौला के पीछे कौन था? मीर जाफर। मीर जाफर ने कहा मारो, और किसने किसको मारा? मीर जाफर के लोगों ने अपनी आर्मी से लड़ लिया। इधर से अंग्रेजी सरकार ने भी मारा, और ऐसे सिराजुद्दौला जो था वो मारा गया। और ऐसे बैटल ऑफ प्लासी कौन जीत गया? कौन जीता? ऑफ कोर्स बैटल ऑफ प्लासी कौन जीता? ईस्ट इंडिया कंपनी, ईआईसी। और ईआईसी ने जीत के क्या करा भैया? मीर जाफर को क्या बना दिया? राजा बना दिया। अब तुम्हें लग रहा होगा कि यहां तक सब बढ़िया है। एक्चुअली क्या हुआ था, जो कंपनी थी उनको चाहिए था एक पपेट जैसा रूलर, पपेट जैसा कि भैया हम चलाएंगे और जो हम बोलेंगे वो करेगा, जो हम बोलेंगे वो करेगा। इन्हें ऐसा रूलर चाहिए था। इन्हें लगा फाइनली चलो हमको मिल गया भैया मीर जाफर, जीवन सफल। सिराजुद्दौला ने बड़ा नाक में दम करा, अब तो सुकून से बिजनेस करेंगे। ये पूरी मैंने हिस्ट्री लिख दी है, 30,000 सोल्जर्स के साथ तैयार था। तो पूरी हिस्ट्री एक बार पढ़ लेना नोट्स में, एक बार स्क्रीनशॉट ले लो, समझा दी है मैंने पूरी, ठीक है? गुड। अब क्या हुआ? ये कुछ मेम्स बनते हैं किस पे? गद्दारी पे। जो गद्दारी किसने करी? मीर जाफर ने। तो रॉबर्ट क्लाइव टू मीर जाफर बिफोर द बैटल ऑफ प्लासी, अबे मेरे पास एक स्कीम है, सुनेगा? अबे चिल्ला चिल्ला के सबको स्कीम मत बता देना, ठीक है? तो ये कुछ मीम्स है भैया, मजेदार मजेदार। अब देखो, अब बड़ी मजेदार है यहां से कहानी। मुझे बड़ा यार इंटरेस्टिंग लगती है ये चैप्टर बड़ा इंटरेस्टिंग लगता है। मैं बड़ा पम्प्ड अप हो जाता हूँ ये चैप्टर पढ़ाते पढ़ाते। आप लोग भी मेरे साथ बस एक बार कनेक्ट करके देखो कि भाई आपको पूरा चैप्टर कितने अच्छे से क्लियर हो जाएगा। कहानी यहां तक क्लियर है। यहां तक क्या हो रहा है? फाइनली ईस्ट इंडिया कंपनी को लग रहा है आह सुकून मिल गया, अच्छा राजा मिल गया, बंगाल की टेंशन खत्म, बंगाल तो अपने लपेटे में आ गया। लेकिन गोली बैकफायर कर गई। मीर जाफर ने एक साल तो बहुत मस्ती से सारी बातें मानी। एक साल बाद उसको लगा बे, सोच के देखो, जो इंसान अपने राजा का सगा नहीं हुआ, बे तुम्हारा क्या सगा होगा बे? वो किसी का सगा नहीं हुआ। तो मीर जाफर ने पलट दिया। मीर जाफर पलट गया। मीर जाफर बोला अब मैं अपनी करूंगा, अब मैं करूंगा अपनी, जो मुझको करना है मैं करूंगा, तुम क्या कर लोगे भैया, क्या कर लोगे? अंग्रेजी सरकार का मुंह उतर गया। अबे यार इसको यार हमने मौका दिया था यार। अंग्रेजी सरकार ने बोला इसको हटाओ, हटाओ इसको, इसकी जगह हम एक बंदा लाएंगे। कौन लाएंगे भैया? इसकी जगह हम एक बंदा लाएंगे जिसका नाम है मुर्शीद कुली। अरे क्या लिख रहा हूं, इसकी जगह बैटल ऑफ बक्सर में, अच्छा यहां पे आ गया, ठीक है। अब हम किसको हटाएंगे? मीर जाफर को। मीर जाफर को हटाएंगे, उसकी जगह किसे लाएंगे? मीर कासिम को लाएंगे, ठीक है, मीर कासिम। और मीर कासिम को इन्होंने क्या बना दिया? राजा बना दिया। इन्हें लगा चलो भैया फाइनली अब तो सुकून मिलेगा, अब तो हमने अपनी तरफ से ही एक नवाब बनाया है। सोचो क्या हुआ होगा, मतलब जितना बुरा हो सकता उतना बुरा हुआ। इंडियंस के लिए तो, हमारे लिए तो अच्छा ही हुआ। मीर कासिम तो उससे भी बड़ा सवा सिर निकला भाई। मीर कासिम ने तो क्या करा? अंग्रेजों को बोला तुम्हारी ऐसी की तैसी, मैं क्या बनाऊंगा? एम्यूनिशन की फैक्ट्री बना दूंगा। उसने क्या बोला? उसने तो बोला मैं अपनी खुद की एम्यूनिशन यानी कि गोला बारूद की फैक्ट्री बना रहा हूं, रोक सको तो रोक लो। अंग्रेजों को पता चला, सर पकड़ के बैठ गए। अबे यार 3 बार, अबे कितनी बार हमारे साथ ऐसा होगा? बंगाल उनके लिए ऐसा हो गया कि क्या कर जाएं, बंगाल में बार बार कोई हमको परेशान कर रहा है। एम्यूनिशन फैक्ट्री, भैया वो भाग गया। जब उनको पता चला अंग्रेजों को, उनको अंग्रेज पीछे बढ़ गए, मीर कासिम भाग गया। और मीर कासिम जब भागा तो उसने और इधर उधर के जो स्टेट्स थे उनकी हेल्प से उसने क्या करा? उसने अटैक करा और लड़ाई हुई दोस्तों, बैटल ऑफ बक्सर। बक्सर प्रेजेंट डे म्यांमार में आता है।
है ना। बक्सर जो है प्रेजेंट डे म्यांमार, स्पेलिंग गलत हो सकती है, म्यांमार में आता है। 1764 में लड़ाई हुई, बैटल ऑफ बक्सर। यहां पे भी क्या हुआ भैया, यहां पे भी ईस्ट इंडिया कंपनी फाइनली जीत गई, है ना, क्योंकि उनके पास गन थी, अलग अलग मॉडर्न टेक्नोलॉजी थी। उधर पे वो अभी भी भाले फेंक फेंक के लड़ रहे थे, तलवारों से लड़ रहे थे, तो क्या जीत पाएंगे, नहीं जीत पाए भैया, कोई बात नहीं, चलो यहां भी हार गए। अब बैटल ऑफ बक्सर के बाद दिल जो है एकदम टूट गया अंग्रेजी सरकार का, उसका भरोसा टूट गया कि अबे यार हम बार बार ढूंढ रहे थे, कोई हमारी मदद कर दे, कोई हमारे लिए पपेट बन जाए, कोई नहीं बनना है। अब यहां से इंपॉर्टेंट है दोस्तों, बड़ा बड़ा ऐसे क्या लिखो से, अरे ज्यादा बड़ा हो गया, लिखो ऐसे करके 1764। क्या था ये, क्या था इस साल में, इस साल ये वही साल था दोस्तों जिस साल में जो कंपनी थी वो क्या हुई, वो ट्रेडर से क्या बनी, क्या बनी, रूलर। मतलब ये वो साल था 1764 की जंग के बाद, बैटल ऑफ बक्सर के बाद ब्रिटिशर्स को समझ में आ गया था कि अब हमें किसी और पे ट्रस्ट नहीं करना, अगर हमें इंडिया पे रूल करना है तो भैया हमको खुद ही बंगाल का नवाब बनना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, हमें ही बंगाल का नवाब बनना पड़ेगा। इसीलिए दोस्तों 1765 में इनको दीवानी राइट भी मिल गया था। ठीक है, दीवानी राइट आगे की इसमें तो लिखा नहीं होगा, फिर भी मैं आप लोगों को बता देता हूं। ठीक है, 1765 में क्या मिला इनको, दीवानी राइट। दीवानी राइट इस चैप्टर का पार्ट नहीं है, मैं पहले ही बता रहा हूं। दीवानी राइट किसने दिया, किसने दिया, उस समय का जो मुगल राजा था, एकदम लुल्ल राजा था, बट उसने दे दिया, उसका नाम था शाह आलम टू। क्या बेटा, शाह आलम सेकंड, इसने दे दिया बंगाली दीवानी राइट। और व्हाट इज दीवानी राइट, बेसिकली है क्या, दीवानी राइट मतलब अब आपके पास लीगल अधिकार है कि अब आप बंगाल के एक तरह से नवाब हो गए, आप टैक्स भी आप कलेक्ट करोगे, आप डिसीजंस लोगे, आप सही गलत डिसाइड करोगे, आप रूल्स बनाओगे। सो बेसिकली 1765 में कंपनी को दीवानी राइट मिल गया और वो बंगाल की प्रॉब्लम से फाइनली फ्री हो गए। क्या हो गए, फाइनली बंगाल की प्रॉब्लम से फ्री हो गए। चलो अब कंपनी को सांस मिली। अब क्या होता है, अब बात करते हैं दोस्तों, कंपनी रूल एक्सपैंड्स। अब कंपनी यहां क्या बन गई, दीवान बन गई, दीवान बन गई है, पर उन्हें अब अपना रूल एक्सपैंड करना है, तो वो क्या करेंगे, स्ट्रैटेजीज निकालेंगे, अलग अलग स्ट्रैटेजी निकालेंगे। उन्हीं में से एक स्ट्रैटेजी है दोस्तों सब्सिडरी अलायंस। खतरनाक स्ट्रैटेजी भाई, खतरनाक भाई। कौन है ये, लॉर्ड वेलीजली साहब है। कौन है, लॉर्ड वेलीजली। अबे बहुत खतरनाक आदमी भाई ये, इसको तुम लल्लू मत समझना। इसने ऐसी टेक्निक निकाली, सबका दिमाग हिल गया। इसने क्या बोला कि ये जो इंडियन राजा है ना, ये जो इंडियन राजा है, ये हम पे तब तक अटैक करेंगे जब तक इनके पास आर्मी होगी। अगर हम इनको लंगड़ा कर दें, लंगड़ा मतलब भैया ऐसा वाला लंगड़ा नहीं, लंगड़ा मतलब अगर हम इनसे इनकी आर्मी छीन लें तो। अब बाकी लोगों ने पूछा, अच्छा तुम ये कैसे करेगा, वेलीजली बताओ तुम कैसे करेगा। वेलीजली ने बोला, मेरे पास एक प्लान है, क्यों ना हम सारे राजाओं से बोलें कि तुम्हें हमसे आर्मी रेंट पे लेनी पड़ेगी, है। हाँ देखो, आर्मी हम बनाएंगे, प्लान सुनो, प्लान क्या है, हम सब मिलके अंग्रेज लोग आर्मी हम बनाएंगे, हम ट्रेनिंग देंगे, पैसा लगाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है, हमारे तो टैक्स वैक्स आ ही रहा है, दीवान हो गए, टैक्स आ रहा है। और जो राजा हमको हमसे आर्मी चाहिए होगा, हम उसको अपनी आर्मी देंगे, उससे बदले में बहुत सारा पैसा ले लेंगे, तो आर्मी भी हमारी कभी हम पे अटैक नहीं करेगी और पैसा भी हमारा। इससे बढ़िया क्या प्लान हो सकता है। तो ये इविल प्लान बनाया सब्सिडियरी अलायंस के अंदर। इंडियन रूलर्स को अलाउड ही नहीं था कि वो क्या करें, अपनी इंडिपेंडेंट आर्मी रख पाए। क्या इंडिपेंडेंट आर्म्ड फोर्सेस रखना अलाउ नहीं करा। दे वर टू बी प्रोटेक्टेड बाय द कंपनी। उनको कौन प्रोटेक्ट करेगा, राजाओं को कंपनी। बट उसके लिए उनको ज्यादा कुछ नहीं, केवल बहुत मोटा सा अमाउंट पैसा देना पड़ेगा, बहुत सारा पैसा देना पड़ेगा। इफ इंडियन रूलर्स फेल टू पे, और ये देखिए आप, अगर बाय एनी चांस गलती से नहीं दे पाए पैसा तो क्या होगा, माफ कर देंगे? अरे नहीं, माफ नहीं करेंगे। उनकी जो टेरिटरी है, उनकी जो जमीन है, वो अंग्रेज कंपनी ले लेगी।
ज्यादा कुछ नहीं, तुम्हारी पूरी कंपनी, तुम्हारा पूरा शहर ले लेंगे हम, तुम्हारी टेरिटरी अब हमारी, मस्ती। बताओ, अब बताओ इससे इविल प्लान हो सकता था? इससे इविल प्लान हो सकता था सब्सिडरी अलायंस? तो ऐसे करके सब्सिडरी अलायंस लगा कि उन्होंने अलग अलग शहरों पे अपना रूल एक्सपैंड करा होगा ही। तुमने क्या करा, सब पे गवर्न कर दिया कि कोई आर्मी नहीं रखेगा, हम आर्मी देंगे, बदले में हमको बहुत सारा पैसा दो, पैसा हम भड़के लेंगे, लूट लेंगे तुमको। अब दोस्तों ध्यान से सुनो, इससे पहले मैं आगे बढ़ूं, मैं आप लोगों को कुछ जरूरी बात बताना चाहता हूं। क्या भैया? 1 2 3 भैया क्या है ये 3 स्टार? अरे देख, ये जो 3 स्टार है बेटा, ये चैप्टर का समरी है। इस चैप्टर में दरअसल हम करेंगे क्या, हम 3 अलग अलग बैटल्स की बात करेंगे, है ना, 3 बैटल्स की बात करेंगे। पहली लड़ाई जो होगी, जो हमने पढ़ ली, वो कहां होगी? बंगाल में, बंगाल में। जहां पे 2 लड़ाइयां हमने पढ़ी, कौन सी? एक तो 1757 में और 1764 में। कमेंट करके बताओ कौन कौन सी ये 2 लड़ाइयां थी, एकदम क्लियरली हमें पता है ना? बैटल ऑफ प्लासी, बैटल ऑफ बक्सर। अब बात करते हैं, ये तो बंगाल की बात है, ठीक है। अब बात करें भाई इधर साउथ में, तो साउथ में, स्पेशली साउथ में कहां? मैसूर में। यहां पे लड़ाई होगी किसकी भैया? एक राजा था टीपू सुल्तान, इसके साथ। और इधर सबसे बाद में कहां पे? मराठा में, मराठा रीजन में, है ना। तो ये क्या है? बेसिकली सेंट्रल इंडिया है, सेंट्रल इंडिया। तो यहां सेंट्रल इंडिया में क्या होगी? मराठा के साथ वॉर होगी। तो ये 3 ही कहानी हमने पढ़नी है। इसमें हमारी पहली तो क्लियर हो गई, पहली तो क्लियर हो गई। अब बाकी की 2 की बात करते हैं। तो दोस्तों अब हम पढ़ेंगे मैसूर की कहानी। मैसूर कहां पड़ता है? एकदम सर साउथ में है, एकदम साउथ में है। और वहां का राजा था टीपू सुल्तान, जिसको द टाइगर ऑफ मैसूर के नाम से जाना जाता था। सर क्यों जाना जाता होगा? अबे सिंपल कहानी है, एक बार इसने क्या करा, बिना किसी हथियार के एक टाइगर से लड़ाई जीत ली, तो इसको कहते हैं टीपू सुल्तान, ठीक है। इसके पिताजी का नाम था हैदर अली, जो कि बहुत ही ज्यादा पॉपुलर राजा थे, और ये भी उतना ही अगेंस्ट में थे। क्या? उतना ही अगेंस्ट में थे, ब्रिटिश सरकार के एकदम साथ नहीं देंगे। 1761 से 82 तक ये राजा थे, ये राजा थे। और उसके बाद टीपू सुल्तान 82 से 99 तक टीपू सुल्तान राजा रहा। अब हुआ क्या होगा? हुआ ये बेटा कि इनके टाइम पे कि भैया हैदर अली तो लड़ ही रहा था, हैदर अली ने तो लड़ ही रहा था अंग्रेजों से, शुरू हो गई थी उसकी लड़ाई। पर टीपू सुल्तान ने स्पेसिफिकली क्या करा? 1785 में टीपू सुल्तान ने एक्सपोर्ट ही रोक दिया, सैंडलवुड, पेपर और कार्डमम। भैया ये जो था ना, ये अंग्रेजों का बहुत मोटा पैसे का सोर्स था। सैंडलवुड मतलब चंदन की लकड़ी, लाखों करोड़ों रुपए में बिकती थी, यहां पे बहुत पैसा आता था। तो क्या हुआ, इसने एक्सपोर्ट, इसने बोला भैया पोर्ट है मेरे पास। कहां? मेरे पास पोर्ट है, मैसूर में पोर्ट था। इन्होंने कहा मेरे पोर्ट से बंद, और उन्होंने बंद तो करा ही करा। उन्होंने कहा मेरे एरिया में कोई लोकल ट्रेडर, मर्चेंट, बिजनेसमैन इन अंग्रेजों के साथ डील नहीं करेगा, करा समझ लेना काल कोठरी में डाल दूंगा। अब भाई अंग्रेज बड़े गुस्से में कि इनकी तो, इसने हमको मना कर दिया। उसने एक चालाकी और करी, समझदार राजा था। टीपू सुल्तान ने क्या करा? फ्रेंच के साथ हाथ मिला लिया। उसने कहा कि इनको अकेले तो हराया नहीं जा सकता, और इनके पास है जबरदस्त क्या? टेक्नोलॉजी। टेक्नोलॉजी को टेक्नोलॉजी हरा सकती है। तो इसने टीपू सुल्तान ने फ्रेंच के साथ हाथ मिलाया और क्या करा? अपनी आर्मी को मॉडर्नाइज कर लिया। क्या करा बेटा? आर्मी को मॉडर्नाइज कर लिया। तो ये अब एक तरह से तैयार था लड़ने के लिए। और शुरू हुई द एंग्लो मैसूर वॉर्स। क्या शुरू हुई बेटा? द एंग्लो मैसूर वॉर्स। और बेटा ये टीपू सुल्तान से पहले ही शुरू हो गई थी। पहली एंग्लो मैसूर वॉर तो हैदर अली ने लड़ी थी, मतलब टीपू सुल्तान के पापा ने, ठीक है। उसके बाद जो 1780 में, इधर देखो, है ना, 1782 में ये राजा बना। तो इनफैक्ट जो सेकंड वॉर है ना, वहां पे भी हैदर अली ने शुरुआत करी थी, लेकिन फाइनली वो लड़ाई कंटिन्यू किसने करी? टीपू सुल्तान ने। एंड उसके बाद ये थर्ड लड़ाई और फोर्थ लड़ाई जो है, ये 3 लड़ाइयां जो है ऑलमोस्ट लड़ाई किसने? टीपू सुल्तान ने। पहली उसके पापा ने, हैदर अली ने। तो इन्हीं 4 लड़ाइयों को दोस्तों नाम दिया गया है एंग्लो मैसूर वॉर। और फाइनल, अब हमें सब तो पढ़नी नहीं है, सब तो बहुत बोरिंग हो जाएगा, लेकिन आखिरी कहानी बड़ी इंटरेस्टिंग है। आखिरी कहानी जो है वो क्या है? आखिरी लड़ाई जो 1799 में हुई जाके, कितना टाइम हो गया बताओ? 67 से लड़ाई चल रही है, 67 से लड़ाई चल रही है ना। तो कितने साल हो गए? 33 साल हो गए। 33 साल तक एंग्लो मैसूर वॉर चले। और फाइनली लास्ट जो थी, द बैटल ऑफ
श्रीरंगपट्टनम या फिर सेरिंगपट्टनम, दोनों नाम होते हैं, स्टोरी बुक्स में अलग अलग होते हैं, कहीं लिखा होता है श्रीरंगपट्टनम, कहीं लिखा होता है सेरिंगपट्टनम, दोनों नाम है, ठीक है। डिड द कंपनी अल्टीमेटली विन अ विक्ट्री? यहां पे टीपू सुल्तान आखिरी सांस तक लड़ते लड़ते अपनी कैपिटल श्रीरंगपट्टनम या फिर सेरिंगपट्टनम को बचाते बचाते मारा गया, और मैसूर, एंग्लो मैसूर वॉर भी कौन जीत गए? अंग्रेज जीत गए। भैया अब आप एक बात बताओ, कैसे जीत गए? इतना पावरफुल राजा था, ऐसे कैसे जीत गए? इसलिए जीत गए बेटा, क्योंकि भले ही इसने पूरी जान लगाई, लेकिन इसको भी क्या हुआ? इंटरनल पॉलिटिक्स। क्या बेटा? इंटरनल पॉलिटिक्स, कि भैया अपनों ने ही धोखा दे दिया, दूसरों की तो बात क्या, अपनों ने ही धोखा दे दिया। दूसरा, फ्रेंच जो थे भैया, फ्रेंच जो थे, है ना, उन्होंने पार्टिसिपेट ही नहीं किया वॉर में। उन्होंने कहा हम दूर से लड़ाई करेंगे, हम पीछे नहीं आएंगे, क्योंकि हम तो पहले ही आ चुके हैं, हम तो पहले ही पीटे जा चुके हैं, है ना, एंग्लो फ्रेंच वॉर्स में। इन्होंने पार्टिसिपेट नहीं किया, इसलिए बेचारा ये हार गया। कोई बात नहीं। अब जब ये हार गया तो इससे पहले की जो डायनेस्टी थी, जिसको कहते हैं वुडेयार डायनेस्टी, जो टीपू सुल्तान से पहले थी, उसको वापस से अंग्रेजों ने लगा दिया कि ठीक है अब तुम रूल करो। अंग्रेज जो थे ना, चालाक थे, ऐसा नहीं करते थे डायरेक्ट बोले हम राजा। चालाक थे, लोगों का ट्रस्ट तो खुद जीत नहीं पाएंगे। अगर अंग्रेज आके कहेंगे देखो मैं राजा हूं, कोई इन पे भरोसा नहीं करेगा, कोई इन पे बात नहीं मानेगा, तो वो किसी न किसी को अपना पपेट बनाते थे। चालाकी से अपना पपेट बना लिया उन्होंने, किसको? वुडेयार को। और उन्होंने कहा ठीक है अब सब्सिडरी अलायंस लगा दिया है भैया, आर्मी हमारी होगी, आर्मी हमारी, टेंशन खत्म। क्लियर हुआ? बहुत बढ़िया। अब क्या हुई? अब तीसरी, मैंने आपको बताया था 3 लड़ाइयां थी, तीसरी है भैया मराठाओं के साथ लड़ाई। इसका बड़ा मजेदार कॉन्सेप्ट है, इसका कॉन्सेप्ट बहुत मजेदार है। इसके लिए हमें बहुत इंटरेस्टिंग कहानी है जो है बैटल ऑफ पानीपत की समझना पड़ेगा। क्या आप बैटल ऑफ पानीपत की एक बेसिक हिस्ट्री जानते हो? बैटल ऑफ पानीपत जो है बेसिकली किस लड़ाई को कहते हैं? एक तरफ मुगल्स और एक तरफ मराठास, इन्हीं की 3 लड़ाइयां हुई हैं। बैटल ऑफ पानीपत, पानीपत क्या हरियाणा में एक जगह है, वहां पे लड़ाई हुई थी। कहते हैं कि भाई वहां की मिट्टी लाल हो गई है, इतनी वहां लड़ाइयां हुई हैं पानीपत में। अब इस चैप्टर में हमें स्पेसिफिकली थर्ड की बात करनी है। किसकी? थर्ड की बात करनी है। तो अब ब्रिटिश जो थे, ब्रिटिश वो क्या चाहते थे? मराठा पावर को वीक करना चाहते थे। मराठा बहुत स्ट्रांग थे भाई, उनको हराना बड़ा मुश्किल था, बड़ा मुश्किल था उनको हराना। तो अब उनको एक मौका कहां मिला? थर्ड बैटल ऑफ पानीपत में। थर्ड बैटल ऑफ पानीपत की कहानी तो मैं बताता हूं चैप्टर से थोड़ी ऊपर की। हुआ क्या? अहमद शाह अब्दाली, कौन है भैया? ये अफगान रूलर है, इसका नाम याद रखना, अहमद शाह अब्दाली। इसी को कभी कभी दुर्रानी के नाम से भी कहा जाता है, अहमद शाह दुर्रानी। कंफ्यूज नहीं होना, नाम पहले बहुत होते थे। तो एक तरफ था अहमद शाह दुर्रानी, अहमद शाह अब्दाली, एक तरफ थी मराठा पावर। ये इंडिया में कई बार इन्वेड कर चुका था, कई बार इंडिया में अटैक कर चुका था। इसने क्या करा? अटैक करके सिंध रीजन जो है ना, सिंध वाला रीजन, सिंध पंजाब वाले रीजन में इसने अपने किसी फैमिली रिलेटिव को छोड़ दिया, देखो मैं यहां पे जीत चुका हूं, अब ये तू रूल कर, मैं जा रहा हूं मस्त अपना अफगानिस्तान चला गया। अब बेचारा इनका जो रिलेटिव था वो अकेले बैठा था, नन्ना मुन्ना प्यारा प्यारा, उसे क्या पता था मुझ पे कोई अटैक कर देगा। इधर से मराठाओं ने मौका देख के उसको हरा दिया। अरे भैया हरा दिया तो हरा दिया। जब ये खबर पहुंची अहमद शाह अब्दाली, बड़ा क्रूएल और खतरनाक राजा था ये, इसको पता चला तो इसने ललकार दिया मराठाओं को कि भैया तुमने मेरे खानदान वाले किसी को कैसे हराया, आओ आओ मिलते हैं पानीपत में, हो जाए लड़ाई। तो ये भी एक तरह से कौन हो गया? मुगल डायनेस्टी का रूलर था। तो अहमद शाह अब्दाली एक तरफ वर्सेस मराठास। 14 जनवरी सुबह सुबह, है ना, 14 जनवरी को सुबह सुबह 1761 में लड़ाई हुई पानीपत में, थर्ड बैटल जिसको कहा जाता है। वहां पे ब्रिटिशर्स ने भी थोड़ा थोड़ा साथ दे दिया, और इधर बंगाल के नवाबों ने भी अहमद शाह अब्दाली का साथ। सब मराठाओं को हराना चाहते थे। क्यों हराना चाहते थे? मराठास पावरफुल थे, लोगों को डर था। उन्हें ये तो सोचा नहीं हम इंडिया को बचाएंगे, उन्हें लगा कहीं बाद में मराठास हम पे अटैक ना कर दे, तो हम साथ दे देते हैं। अहमद शाह अब्दाली का दे दिया। और कौन जीता? कौन जीता भाई? मराठास यहां पे हार गए और अहमद शाह अब्दाली जीत गया। तो इससे उनका जो दिल्ली पे रूल करने का सपना हुआ करता था, मतलब उन्हें लगता था कि अंग्रेजी सरकार कुछ नहीं है, हम दिल्ली मुगल्स को हरा के सीधे दिल्ली पे रूल करेंगे, वो उनका टूट गया। जब वो टूटा तो भैया क्या हुआ? मराठा पावर का डिवीजन हो गया। तो मराठास जो थे अलग अलग स्टेट के हो गए थे, सिंधिया थे, होलकर थे, गायकवाड़ थे, भोसले। कौन कौन से रीजन में थे ये? देखो इंदौर में थे, है ना, एमपी में बहुत थे,
नागपुर में थे। और कौन कौन से रीजन है कमेंट करके बताओ, ठीक है। सिंधिया, होलकर, गायकवाड़, भोसले, ये सब। और जो पेशवा थे, पेशवा, पेशवा मतलब इनकी मिलिट्री कमांडर, ये कहां रहते थे? ये पुणे में रहते थे। और पुणे में इनका क्या था? मेन मिलिट्री और एडमिन लीडर रहते थे। पर ये पुणे में रह रहे हैं, बाकी इंदौर में रह रहे हैं, कोई कहीं रह रहा है, और कम्युनिटी डिवाइड हो गई है। तो आपस में अब वो पहले वाली बात, यूनिटी नहीं रह पाई। क्या पहले वाली यूनिटी नहीं रह पाई? तो हुई एंग्लो मराठा वॉर। अब अंग्रेजों को लगा भैया यही मौका है, लोहा गर्म है, दे मार के हथौड़ा, और हमने वॉर शुरू कर दी। 1765 में बेचारे देखो, कब? 1761 में यहां पे जस्ट बेचारे पानीपत की बैटल हारे। इन्होंने 65 में ले बेटा, कब? 75 में इन्होंने कहा लो भाई, हम भी इधर से अंग्रेज भी तुम पे अटैक कर देंगे, आज तुम्हें खत्म करके मानेंगे। पर अंग्रेज तो जो मराठा थे, कमजोर वो भी नहीं थे, उन्होंने आखिरी सांस तक लड़ाई लड़ी, और ऐसी लड़ाई लड़ी कि ना अंग्रेज जीते ना मराठा जीते, ड्रॉ हो गया। ड्रॉ हुआ, और उसी ड्रॉ का बेटा बड़ा इंपॉर्टेंट नाम है, ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट नाम है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, द ट्रीटी ऑफ सलबाई। क्या? द ट्रीटी ऑफ सलबाई। मध्य प्रदेश में एक जगह पड़ती है सलबाई, वहां पे ये ट्रीटी हो गई कि भैया ठीक है, बहुत लड़ाई हो गई, अब नहीं लड़ रहे हैं। लेकिन क्या हुआ? कुछ साल बाद फिर लड़ाई हो गई। 1803 में फिर लड़ाई हुई अंग्रेजों की तरफ और मराठाओं के बीच में। इस बार अंग्रेज जीत गए, और उन्हें कौन सा? उड़ीसा, दिल्ली रीजन, मतलब यमुना का जो नॉर्थ वाला रीजन है वो पूरा उन्हें मिल गया। मतलब मराठा वहां हार गए। अब मराठा केवल साउथ में बचे हैं। किधर? ये सेंटर, मतलब हमारा जो महाराष्ट्र रीजन है। अब हुई थर्ड, फाइनली कब हुई थर्ड? 1817 से 1819 में। अरे लिखो लिखो, फटाफट लिखो, 1817 से, क्या हो रहा है ये, 1819, 2 साल ये लड़ाई चली। यहां से काट दो, ठीक है, यहां से काट दो। अब थर्ड वॉर में क्या हुआ? ब्रिटिश ने पूरी तरह मराठास को चकनाचूर कर दिया, पूरी तरह हरा दिया, और मराठा पावर खत्म हो गई, और अंग्रेज जो हैं वो महाराष्ट्र और इस पूरे रीजन पे भी जीत हासिल कर ली उन्होंने। तो देखा हमने कैसे हमने तीनों लड़ाइयों को अच्छे से समझा। एक तरफ थी बैटल ऑफ प्लासी और बक्सर, बंगाल जीत लिया। फिर क्या था? इधर साउथ में मैसूर जीत लिया, इधर सेंटर में पूरा मराठा जीत लिया। एक लड़ाई अभी भी बची है, वो अभी मैं बताता हूं। एक और लड़ाई बची है, वो है ये वाली। अबे यहां तो लिखा ही गड़बड़ है, कोई बात नहीं, आदि भैया है ना। लिख लो जो जो लिखा है। तो लिखो क्या लिखा है यहां पे कि देखो भैया, एक नई, उस समय पहले पैरामाउंट सी बाद में समझाऊंगा, पहले कहानी सुन लो, कहानी जरूरी है, हिस्ट्री तो भी मजा है, कहानी है। तो देखो भैया, 1830 में, 1830 के आसपास, मतलब अपना 3 जगह इंडिया तो जीत चुके हैं, एक जगह रह गई है पंजाब वाला रीजन, पंजाब पाकिस्तान वाला रीजन। वहां पे कौन है? महाराजा रंजीत सिंह है। उनको हरा ही नहीं पा रहे हैं, लड़ रहे हैं, हरा नहीं पा रहे हैं। ऊपर से अब अंग्रेजी सरकार को एक बड़ा डर लगा। उन्हें क्या लगा? फाइनली इतनी सारी लड़ाइयों के बाद तो ये पूरा इंडिया हमने जीता है। इधर से रशिया ने एक्सपेंशन अपना शुरू कर दिया। 1830 में रशिया ने एक्सपैंड करना शुरू कर दिया। रशिया बहुत बड़ा कंट्री है, अगर रशिया ने इंडिया पे अटैक करा तो हम तो जीते नहीं पाएंगे, बनी बनाई पूरी की पूरी कहानी खराब हो जाएगी। क्या करें, डर गए। ब्रिटिश बड़े डरे हुए थे। उन्होंने कहा एक काम करते हैं, जहां से भी ये इंडिया पे अटैक कर सकते हैं हम रोक लेंगे। तो देखो भाई, हमारा, हाँ देखो, हमारे इंडिया का मैप कुछ ऐसा ही है कि नहीं? तो इधर तो पूरे क्या है? हिमालयाज हैं। इधर तो हिमालय, इधर से अटैक नहीं हो सकता, यहीं से हो सकता है अटैक। यहां पे क्या है? यहां पे भैया इधर अफगानिस्तान है ना, इधर अफगानिस्तान है, और इधर पाकिस्तान पंजाब है, पाकिस्तान प्लस पंजाब। तो अगर अंग्रेजों ने सोचा, अगर हम अफगानिस्तान, पाकिस्तान, पंजाब, इस रीजन पे अगर हमने अटैक कर दिया और हम जीत गए, तो हम कभी रशिया को इंडिया में घुसने नहीं देंगे, क्योंकि हम बॉर्डर पे बैठ गए हैं, हम लड़ते रहेंगे, घुसने कभी नहीं देंगे। तो ठीक है, प्लान तो सही था। इस चक्कर में इन्होंने पहले अफगानिस्तान के साथ वॉर लड़ी, जान निकल गई अंग्रेजी सरकार की लड़ लड़के। फाइनली उन्होंने क्या करा? वहां पे अपना इनडायरेक्ट रूल बना लिया, जीत गए अफगानिस्तान। उसके बाद पंजाब में भैया, यहां तो 42 में जीत गए,
कब? यहां 42 में जीत गए, पर उसके बाद 7 साल और लड़ाई चली पंजाब में, क्योंकि वहां महाराजा रंजीत सिंह जैसे शक्तिशाली राजा हुआ करते थे जिनको हराना बच्चों की बात थोड़ी थी। फाइनली उन्होंने चीटिंग करके, पैसा देके, घूसखोरी करके सब पैतरे आजमा लिए और 1849 में पंजाब भी उनके पास आ गया और फाइनली जो उनका सपना था ये वाला, ये पूरा हो गया। वो अलग बात है, इनके साथ मोह मोह हो गया। कब हुआ? जब रशिया तो कभी इंडिया आया ही नहीं, रशिया ने अटैक ही नहीं करा भैया। इतनी टेंशन थी, उतनी टेंशन कभी रशिया ने दी नहीं। ठीक है, अब बात करते हैं एक और दूसरी पॉलिसी की। पॉलिसी का नाम है द क्लेम टू पैरामाउंसी है, ई का नाम हुआ भैया। अरे सुनो तो, पैरामाउंट का मतलब अगर तुमको समझ में आ गया तो पैरामाउंसी भी क्लियर हो जाएगा। पैरामाउंट मतलब होता है हैविंग सुपीरियर पावर। कौन सी भैया? हैविंग सुप्रीम पावर। कौन सी? सुप्रीम, कि हम सबसे बड़ी पावर है, हम सबसे बड़ी पावर है। तो इन्होंने कहा कब? ये भी लिख लो भैया, 1823 में, 1823 में इन्होंने कहा कि भैया जो ब्रिटिश सरकार है, जो ईस्ट इंडिया कंपनी है, ये सबसे ऊपर है, ये सुप्रीम हो गई है, अब इंडिया का कोई राजा हमसे ऊपर नहीं है। तो इन्होंने कहा कि पॉलिसी है जो लॉर्ड वॉरेन हस्टिंग्स ने, कौन है ये? कौन है ये वॉरेन हस्टिंग्स है। इन्होंने ये पॉलिसी स्टार्ट करी। फर्स्ट गवर्नर जनरल थे ये बंगाल के, याद रखना। कंपनी, इसके अकॉर्डिंग जो कंपनी है उसके पास अब जो पावर है वो सुपीरियर है इंडियन के हर स्टेट से, इंडिया के हर स्टेट से वो सारे सुपीरियर है, हम पे ज्यादा पावर है, इन्होंने साफ कह दिया। यही थी द क्लेम टू पैरामाउंसी। भूलोगे तो नहीं? अब नहीं भूलेंगे आदि भी। अब ठीक है, अब क्या आई? डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स आई। दोस्तों ये फोटो यहां पे थोड़ी गलत है, ये लॉर्ड वेलीजली की फोटो लगा दी है, डलहौजी, यही समझ लो, ऐसी शक्ल थी, बुरी सी शक्ल थी, कोई बात नहीं। तो भैया लॉर्ड डलहौजी ने एक और खतरनाक पैतरा आजमाया। इन्हें क्या करना था? स्ट्रैटेजी चाहिए थी अपने रूल को बढ़ाने के लिए। हो क्या गया था? बड़े बड़े राजाओं को तो हरा दिया, लेकिन अब जो जनता है उसका विश्वास कैसे जीते? जनता तो मान ही नहीं रही हमारी बात, क्या करें? तो इन्होंने कहा ठीक है, अगर हम स्ट्रैटेजी आजमाएंगे तो हम जीत सकते। इन्होंने एक स्ट्रैटेजी बनाई जिसका नाम था द डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स। क्या था ये डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स? सिंपल भैया, अगर किसी राजा का बेटा यानी कि सुपुत्र नहीं हुआ तो उसकी जमीन हमारी, उसका राज्य हमारा। और इसमें एक बढ़िया एक्सेप्शन भी जोड़ा, स्टार मार्क लगा के। क्या? अगर हमें लगेगा कि कोई राजा जो है सही से गवर्नेंस नहीं कर पा रहा है तो उसकी भी जमीन हमारी। अबे ये क्या बात हुई? हाँ, यही बात है। देखो, अगर किसी का बेटा नहीं होगा तो भी जमीन हमारी, और अगर कोई मिस गवर्नेंस करेगा, अच्छा ये डिसाइड कौन करेगा कि मिस गवर्नेंस हो रही है कि नहीं? हम ही करेंगे, हम ही करेंगे, जो करना है कर लो। अब उनका ये रूल हो गया था। तो लॉर्ड डलहौजी साहब ने क्या बनाया? डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स बनाई। क्या है डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स? देखो ध्यान से, देखो, इफ अ रूलर, अगर कोई रूलर है उसकी डेथ हो जाती है, डाइड विदाउट अ मेल हायर, हायर मतलब सुपुत्र, बेटा, आने वाली पावर का, तो उसका जो किंगडम है, उसका जो किंगडम है वुड क्या होगा बेटा? लैप्स हो जाएगा। लैप्स मतलब अंग्रेजी सरकार को चला जाएगा, और इसका सिंपल मतलब है क्या बेटा? बिकम कंपनी टेरिटरी, कि वो कंपनी की एक टेरिटरी बन जाएगा, वो कंपनी की टेरिटरी बन जाएगा। तो 1856 में इसी तरीके से ब्रिटिशर्स ने क्या कर दिया? क्या कर दिया भैया? ब्रिटिशर्स ने अवध जो था, अवध यूपी में होता है अवध, उसको कैप्चर कर लिया। अवध के क्यूटी से महाराज थे, राजा थे ये। इनको कहता क्या बोला? इनको बोला अरे आप मिस गवर्नेंस कर रहे हैं राजा जी, आप हटो हम संभालेंगे, आप हटो हम संभालेंगे। इन्होंने राजा की बेइज्जती करके उसको हटा दिया, और इसी की वजह से इनके जीवन का सबसे बड़ी इनसे गलती हो गई। और क्या हो गया? क्या छिड़ गया? 1857 का युद्ध। मतलब इतना ज्यादा इन्होंने परेशान कर दिया। 1856 में जब अवध के राजा को हटा दिया, बेचारे सीधे अच्छे प्यारे राजा थे, उनको हटाया, तो फाइनली 1857 में फाइनल रिवॉल्ट छिड़ गया भैया। इसके कहते हैं फर्स्ट क्रांति थी ये, सिपॉय म्यूटिनी, बड़े नामों से जाना जाता है, अगले चैप्टर्स में पढ़ेंगे, और बड़ी खतरनाक थी भैया। ऑलमोस्ट ब्रिटिशर्स हार चुके थे इसमें। ठीक है, तो अब हमें डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स समझ में आ गई। कोई आपसे पूछे डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स के अंडर में कौन कौन से जो स्टेट थे वो गए थे, तो भैया याद रखना झांसी को तो मत ही भूल जाना, है ना। झांसी तो रानी लक्ष्मीबाई जो है
झांसी की रानी, उनके साथ भी यही हुआ था, उनके हस्बैंड की डेथ हो गई विदाउट सन, तो उनको किंगडम ले लिया उनसे। अब लास्ट के दोस्तों, अब कहानियां सारी खत्म हो गई हैं, यहां तक इंपॉर्टेंट था चैप्टर। अब फटाफट कुछ क्या है, एडमिनिस्ट्रेशन है कि क्या क्या कैसे कैसे हुआ वो देखते हैं। तो देखो भैया, अब वॉरेन हस्टिंग साहब ने 1773 से 85 तक ये गवर्नर जनरल रहे बंगाल के। इन्होंने एक नया एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम लाया। इन्होंने कहा कि ये जो पूरा देश है हमारा, ये जो हमारा पूरा देश है, इसको हम 3 प्रेसिडेंसीज में बांटते हैं। पहली है भैया बंगाल प्रेसिडेंसी। तो ये पूरा रीजन जो आपको दिख रहा है, ये क्या है, ये बंगाल है, ये पूरा पूरा का पूरा बंगाल है भैया, हाँ है। उसके बाद यहां से लेके यहां तक ये जो पूरा दिख रहा है ये बंबई है, और यहां जो नीचे बचा ये मद्रास है। तो 3 प्रेसिडेंसी हैं, एक मद्रास, एक बंबई, एक बंगाल, 3 प्रेसिडेंसी। कौन कौन सी बेटा, फिर से बोलो मेरे साथ। हाँ भैया, कौन कौन सी है, बंगाल है, मद्रास है, बंबई है। तीनों को एक गवर्नर रूल करेगा, और इन तीनों के ऊपर कौन होगा, एक गवर्नर जनरल होगा। एक गवर्नर जनरल होगा जो तीनों का कमांडर होगा। मतलब यहां पे तीनों में का एक गवर्नर है, गवर्नर ऑफ बंगाल, गवर्नर ऑफ बॉम्बे, गवर्नर ऑफ मद्रास, फिर एक है गवर्नर जनरल। क्लियर हुआ। अब प्लेड अ की रोल, इसका बड़ा की रोल था इसको फैलाने में, और गेन्ड कंट्रोल ओवर बंगाल, बॉम्बे एंड मद्रास। यही बहुत मेन था। जब पूरे में यहां पे तीनों प्रेसिडेंसीज में जब इनका कब्जा हुआ, उसका मेजर रोल लॉर्ड वॉरेन हस्टिंग्स साहब को दिया जाता है। अब एक और नया सिस्टम आया। इस नए सिस्टम में क्या हुआ, 2 कोर्ट बनाए गए। एक कोर्ट था फौजदारी कोर्ट, और एक तरफ कोर्ट था दीवानी अदालत। फौजदारी मतलब क्रिमिनल के भैया मार काट है ना, किसी का मर्डर कर दिया, चोरी चकारी कर दी, क्राइम करा है, तो भैया इस अदालत में आप जाओगे। और अगर क्राइम नहीं करा, घरेलू लड़ाई है, प्रॉपर्टी की लड़ाई है, भाई भाई में लड़ाई है, डाइवोर्स की लड़ाई है, तो सिविल कोर्ट में जाएंगे। कौन सी, सिविल कोर्ट, जिसको कहते हैं दीवानी अदालत। लेकिन एक तो दिक्कत है इसमें, अंग्रेजों को पता तो नहीं था कि रूल्स बनाए कैसे। उन्होंने कहा यहां पे तो सब धर्म के हिसाब से चलता है, तो धर्म की माने हैं, तो हम एक काम करते हैं, हम कुछ पंडितों को बुलाते हैं। इन्होंने कहा ठीक है पंडित जी आ जाओ। और दूसरी तरफ हम काजी एंड मुफ्तीज को बुलाते हैं। काजी मुफ्तीज कौन है, इस्लाम धर्म के वो लोग जो मौलाना टाइप के बताते हैं सही गलत। इन्होंने कहा आप जो है ना, आप बताइए इन पे फौजदारी अदालत में क्या होगा। अब लड़ाई हो गई, हिंदू मुस्लिम की तो वैसे ही नहीं बन रही थी उस समय, लड़ाइयां छिड़ रही थी, यहाँ पे अटैक मतलब अलग अलग होने वाले थे। तो यहां पे लड़ाई हो, इनकी आपस में बनी नहीं। जब नहीं बनी, आपस में नहीं बनना तो चलो अलग चीज है, अरे हिंदू की आपस में नहीं बनी, मतलब भैया इन्होंने तो पूरे इंडिया में ही कोर्ट बनाए। अब सोचो, इन्होंने जो दीवानी अदालत बनाई, दीवानी अदालत जहां पे घरेलू मैटर सॉल्व होते हैं, वो कहां थी, बॉम्बे में भी थी, वो कहां थी, चेन्नई में भी थी, उस समय जो उसका नाम था मद्रास। तो यहां बॉम्बे में जो पंडित जी बैठे हैं, इन्होंने कहा देखिए ऐसा होता है कि आप डिवोर्स मत ले सकते, आप नहीं ले सकते हैं, क्योंकि वो पुराने जमाने की, तो उन्होंने मना कर दिया लो। अब अंग्रेजों ने कहा चलो ठीक है, पंडित जी कह रहे सही करे होंगे। यहां चेन्नई में जो था थोड़ा पढ़ा लिखा था, पंडित जी ने कहा अच्छा एक काम करिए, ठीक है डाइवोर्स ले लीजिए, थोड़ा सा इनको पैसा दे दीजिए। अरे अंग्रेजों का दिमाग चकरा गया, अबे क्या हो रहा है ये, अबे यहाँ पे तो पंडित ही आपस की बात बदल दे रहे हैं, क्या करें क्या करें क्या करें। उन्होंने कहा ठीक है काम करो, सारे पंडितों को बुलाया पूरे इंडिया से अलग अलग जगह से, और उन्होंने बोला कि सबके लॉज अपने हमें लिख के दे दो, सब अपने लॉज हमें लिख के दे दो, और हम जितने धर्मशास्त्र के अकॉर्डिंग, देखो 1775 में 11 पंडित को बुलाया और एक हिंदू लॉ डाइजेस्ट, मतलब एक हिंदू लॉ की पूरी किताब बना डाली कि देखो अब फिक्स हो गए, अब इसको फॉलो करना। और 1778 में मुस्लिम्स को भी बुला के उनकी भी एक ऐसी किताब बना डाली, और ऐसी काजी मुफ्ती वाला सिस्टम चल रहा था। अब देखो लास्ट में आ गए हैं चैप्टर के रेगुलेटिंग एक्ट। क्या भैया, रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773। 1773 में एक नया एक्ट आया। क्या था ये रेगुलेटिंग एक्ट, इसमें थी बहुत चीजें, पर हमें क्या पता होना चाहिए, हमें सिर्फ ये पता होना चाहिए कि भैया सुप्रीम कोर्ट एस्टैब्लिश हो गए। क्या हुए, सुप्रीम कोर्ट एस्टैब्लिश हो गए थे अब। और सुप्रीम कोर्ट मतलब अब ये फौजदारी अदालत, यहां पे क्या है, काजी मुफ्ती पंडित से ऊपर उठ के अंग्रेजों ने अपने सुप्रीम कोर्ट बनाए, जहां पे उन्होंने अपने ही जज बिठाए, अंग्रेज जज बिठाए। ठीक है, अब वो डिसीजन लेंगे, बड़े बड़े सारे मैटर्स के डिसीजन सुप्रीम कोर्ट में होंगे। इनफैक्ट उन्होंने एक सदर निजाम अदालत भी बनाई, मतलब कोर्ट ऑफ अपील। जैसे मानो यहां पे आपका केस लड़ा गया, कोई भी केस किसी भी बात का, अगर मानो आपको इंसाफ नहीं मिला, क्या नहीं मिला, इंसाफ नहीं मिला, तो क्या करोगे। तो उन्होंने कहा कि ठीक है भैया, अब एक सदर निजाम अदालत है, यहां पे अगर आपको नीचे वाली कोर्ट्स में, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में अगर आपको नहीं मिला है इंसाफ, तो आप आइए सदर निजाम अदालत में और अपनी अपील डालो। तो एक तरह से आप इसको क्या कह सकते हो, आप इसको हाई कोर्ट कह सकते हो। ऐसा कहते हैं ना, आपने पिक्चरों में देखा होगा कि जब लोग अक्सर जो केस हार जाते हैं, CO2, हाँ केस हार जाते हैं, वो कहते हैं हम हाई कोर्ट में अपील करेंगे, अगर हम हाई कोर्ट में हार गए तो हम सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे। तो ऐसा ही हुआ,
अगर वहां हार गए तो हाई कोर्ट में अपील कर लो, नहीं तो सुप्रीम कोर्ट भी है। तो यही था रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773, भूल मत जाना। इसी रेगुलेटिंग एक्ट में एक चीज और आई, क्या थी, एक नई पोस्ट आई, द कलेक्टर। कलेक्टर कौन होता है भैया? कलेक्टर आज के टाइम पे जिसे डीएम कहते हैं, जिसको यूपीएससी आईएएस एग्जाम देके बनते हैं ना, ये वही कलेक्टर है भैया, यहीं से शुरुआत हुई थी इसकी। तो ये बना दिए। इसके मेन काम क्या थे? रेवेन्यू और टैक्स को कलेक्ट करना। क्योंकि इसका नाम कलेक्टर क्यों पड़ा? क्योंकि इसी का काम था रेवेन्यू और टैक्स को कलेक्ट करना, लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन रखना। पुलिस इसके अंडर में है, दरोगा इसके अंडर में है। इनफैक्ट जो जजेस हैं, जो काजी मुफ्ती, जो डिस्ट्रिक्ट में लोकल जज थे ना, काजी मुफ्ती पंडित ब्राह्मण, वो भी जो डिसीजन लेंगे वो कलेक्टर के पास आएगा। कलेक्टर डिसाइड करेगा इफ इट इज राइट और नॉट। कलेक्टर को ठीक नहीं लगा वो चेंज कर देगा डिसीजन। इतनी पावर थी कलेक्टर की पोस्ट में। और इसको यहीं से दोस्तों आपको पता है, यहीं से शुरुआत हुई हमारे इंडियन सिविल सर्विसेज की। आईसीएस, इंडियन सिविल सर्विसेज, जो आज तक यूपीएससी एग्जाम, आईएएस आईपीएस जो बनते हैं ना, पूरा यहीं से शुरुआत हुई थी। क्लियर हुआ? मजा आ रहा है? मजा आ रहा है? जोश है कि नहीं? बढ़िया एकदम। अब देखो भैया, इधर कंपनी ने अपनी आर्मी भी शुरू कर दी। कंपनी ने अपनी आर्मी शुरू करी कॉलोनियल रूल में। ब्रिटिश ने सोचा कि रिफॉर्म लाना चाहिए एडमिनिस्ट्रेशन और मिलिट्री में। तो देखो चेंज कैसे आया। मुगल आर्मी जो थी वो कैसे बनी थी? कैवलरी मतलब घुड़सवार थे, और इन्फेंट्री मतलब पैदल सवार थे। मिलिट्री में शिफ्ट आया 18th सेंचुरी में। कैवलरी तो अभी भी थी, पर अवध और बनारस में क्या हुआ? रिक्रूटमेंट शुरू हुआ पीजेंट्स का, और उनको ट्रेनिंग देनी शुरू करी। अब उनको ट्रेनिंग दी। पहले क्या था कि तुम कोई भी आके सैनिक बन सकता है, लड़ गए नहीं तो कोई नहीं। अब यहां पे थोड़ी ट्रेनिंग शुरू करी, ट्रेनिंग हो रही है, चलो कोई नहीं। अब देखो अब क्या बनी? सिपॉय आर्मी बनी। क्या बेटा? सिपॉय आर्मी। तो ईस्ट इंडिया कंपनी ने जब अपनी आर्मी बनाई तो उन्होंने मुगल जैसी बनाई, क्योंकि वो ना इस चीज में समझदार थे। उन्हें पता था अगर वो मॉडल बहुत चेंज कर देंगे लोग उनकी बात ही नहीं मानेंगे। तो वो कोशिश करते थे इंडिया जैसा सेम दिखने की। तो उन्होंने मुगल वाला सेम अपना लिया। सोल्जर जो थे उनको सिपॉय, सिपॉय, सिपॉय वर्ड कहां से आया? अंग्रेज बोल तो पाते नहीं थे, क्या बोलते थे? सिपाही, सिपाही। तो सिपाही को सिपाही बोलते थे, लोगों को लगा सिपॉय, तो उन्होंने वर्ड बना दी सिपॉय। इवन तुम्हें पता है एक कहानी सुनाऊं? शिमला, शिमला का नाम शिमला कैसे पड़ा? जब वो यहां आए, कहा इंडिया, शिमला गए, शिमला में उन्हें बड़ा ठंडा ठंडा, उन्हें अपने यूके जैसा लगा, तो उन्होंने क्या बोला? सिमला। यहां का जो वेदर है दैट इज सिमिलर। हम बोलते हैं ना सिमिलर, सेम है जैसा हमारे यहां है, तो सिमिलर। तो उन्होंने इतना ऐसे एक्सेंट में बोला सिमला, यहां के लोगों को लगा अरे शिमला बोल रहे हैं, नाम ही रख दिया शिमला। वो तो बाद में उसको शिमला कर दिया गया। ठीक है। अब फाइनली ब्रिटिश मिलिट्री डिसिप्लिन 19th सेंचुरी आते आते, मतलब जब हम आजादी की तरफ बढ़ चुके हैं, ब्रिटिश ने क्या करा? एक यूनिफॉर्म मिलिट्री कल्चर बनाया। इनफैक्ट आज के टाइम पे जो आप रेजिमेंट्स देखते हो ना, जाट रेजिमेंट और जितने भी रेजिमेंट्स हैं, राजपूताना राइफल्स, ये यहां ब्रिटिश के टाइम पर बन गए थे। ब्रिटिश के टाइम पे ये रेजिमेंट्स बनने शुरू हो गए थे। इन्होंने एक यूनिफॉर्म आर्मी बनाई और इन सोल्जर्स को वैसे ही ट्रेन करा जाता था जैसे यूरोप में किया जाता था सोल्जर्स को ट्रेन। तो एक प्रॉपर आर्मी, जो आज की आर्मी है ना, एक फुल ट्रेनिंग के साथ 4 बजे उठना, इतनी ड्रिल होंगी, इतनी पीटी होगी, सब यूरोपियन कल्चर है जो आज भी हम मान रहे हैं। टाइटली कंट्रोल डेली रूटीन्स इनके बनाए गए और ऐसे कंपनी की आर्मी बन गई पूरी की पूरी। ठीक है। तो आई होप आपको मजा तो आया होगा चैप्टर में। एक बार क्विकली 2 मिनट में पूरा चैप्टर रिवाइज कराता हूं। ऐसा चैप्टर तुम्हें किसी ने नहीं रिवाइज कराया होगा, आई गारंटी। 1498 में वास्को ड गामा इंडिया आया। 1600 में चार्टर एक्ट, क्या मिला? क्वीन ने चार्टर दे दिया कि अब कोई और नहीं आएगा। 1707 में औरंगजेब की डेथ हो गई। बैटल ऑफ प्लासी हुई 1757 में। 1764 में हुई बैटल ऑफ बक्सर। 1773 में आया रेगुलेटिंग एक्ट। क्या था इसमें? सुप्रीम कोर्ट आ गए थे। 1782 में ट्रीटी ऑफ सलबाई किसके साथ हुई थी? फर्स्ट बैटल ऑफ मराठा, मराठास की फर्स्ट बैटल में हुई थी, याद आ गया भैया। 1799 में फाइनली टीपू सुल्तान, यहां पे लिखा है टीपू सुल्तान, टिप नहीं है बेटा, ये टिप नहीं है, ये क्या है? टीपू। ठीक है। तो टीपू सुल्तान की डेथ हो गई। 1823 में हुआ क्लेम ऑफ पैरामाउंसी, भैया अब हम एकदम है सुप्रीम। 1848 से 1856 में लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड डलहौजी ने क्या करा? डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स ला दी कि मतलब जिसका लड़का नहीं होगा, जिसका मेल बेटा नहीं होगा, उसका हम पूरा किंगडम ले लेंगे। और ये इतना ज्यादा उनको बुरा लगा इंडियंस को, 1856 में जैसे ही बंगाल पे अटैक किया, जैसे ही बंगाल को इन्होंने ले लिया राजा को हटा के, 1857 में रिवॉल्ट हो गया। यही है इस पूरे चैप्टर की कहानी। इसके अलावा यहां पे मैसूर वॉर हुई है। मैसूर में टीपू सुल्तान की ये वॉर हुई 67 से 69, 80 से 84, 90 से 92, 1799 में टीपू सुल्तान की डेथ। और यहां पे 1775 से लेके 1819 तक एंग्लो मराठा वॉर चली। ये तो देखा दोस्तों आपने कैसे हमने मात्र 1 घंटे में इतना बड़ा महान चैप्टर को पूरी तरह खत्म कर दिया है।
भाई मजा आया कि नहीं आया बताओ, आज बताओ ये वीडियो भाई लेजेंड वीडियो है कि नहीं। और अगर तुम अभी तक ये वीडियो देख रहे हो तो तुम लेजेंड हो। और हैशटैग भैया अपने लिए खुद के लिए हैशटैग लेजेंड कमेंट में डाल के जाना, मैं समझ जाऊंगा ये वही बच्चे हैं जिन्होंने वीडियो को इस आखिरी मूवमेंट तक देखा है और आदि भैया के साथ बने रहे हो। अगर तुम्हें ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को खूब सारा लाइक कर दो, क्योंकि तभी तो एनर्जी आएगी, ऐसी और मजेदार और जानदार वीडियोस तुम्हारे लिए मैं लेके आता रहूंगा। पूरी एसएसटी से तुम्हें प्यार करा दूंगा, ये मेरा प्रॉमिस है तुम लोगों को। चलो ठीक है दोस्तों, मिलता हूं आपसे, खुश रहिए, मौज मस्ती करिए, खूब सारी पढ़ाई भी करते रहिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, मौज मस्ती करते रहिए, बाय बाय।